Hello students, welcome on my channel। MLSC ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट जिनके BA सेकंड ईयर में हिस्ट्री है और इसके अलावा भी जितने भी एस्पिरेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है, कम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स है, उनके लिए भी ये वीडियो काम आने वाली है। बहुत हद तक ये ऑथेंटिक है और ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसको हम पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, पूरा का पूरा, तो ध्यान दें। आज हमारा बिजोलिया कृषक आंदोलन के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। बिजोलिया कृषक आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था, वर्तमान भीलवाड़ा में है। आज़ादी से पहले जो वो मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया के जागीरदारों को रावजी कहते थे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के 16 सरदारों में सम्मिलित थे। विंध्याचल पर्वत की एक अभिन्न हिस्सा और उस ऊंचे पठार के ऊपर बसा होने के कारण बिजोलिया क्षेत्र का जो पठार है उस क्षेत्र को ऊपर माल भी कहा जाता है। मोस्टली धाकड़ जाति के किसान रहते हैं यहाँ पे, जिन्होंने राव केशव दास को मराठों के विरुद्ध सहयोग दिया था। यानी कि ये पहले की बात है। धाकड़ जाति के किसानों ने राव केशव दास को मराठों के विरुद्ध सहयोग दिया, जिससे वे बिजोलिया को मराठों से मुक्त करवा पाया। यानी केशव दास वहाँ का एक राव। तो तब तक जो है किसानों के और जागीरदारों के संबंध बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण रहे थे। बिजोलिया के पूर्व में कोटा और बूंदी के क्षेत्र हैं, दक्षिण में ग्वालियर और उत्तर पश्चिम में मेवाड़ राज्य के क्षेत्र हैं। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक सीमाएं हैं बिजोलिया क्षेत्र की। इस जागीर की भौगोलिक परिस्थितियां कि यहाँ के किसान आंदोलन की सफलता में अच्छी भूमिका रही, क्योंकि यहाँ के किसान सरलता से पास के राज्यों में जा सकते थे। यानी इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि आसपास के राज्यों में जो इसके किसान आ जा सकते थे। बूंदी, कोटा, ग्वालियर, मेवाड़ राज्य भी। राव गोविंद दास तक बिजोलिया के किसानों की किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन 1894 में 1894 में राव गोविंद दास जी की मृत्यु हो जाती है और नए जागीरदार आते हैं, राव कृष्ण सिंह या राव किशन सिंह। किशन सिंह ने अपने चाहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया, किसानों के ऊपर लगने वाला लगान ज़्यादा कर दिया और अधिक लगान के लिए ही बोल दिया। नए लोग जो भी लगाए थे उन्होंने लगान वसूल के लिए वो किसानों की एकता को तोड़ने लगे। तो किसानों ने जो वो वहाँ आंदोलन किया। नए जमींदार और जागीरदार जो थे किसानों को डराते थे और भूमि से बेदखल करने का डर पैदा करते थे। ये चीज़ें, ये वस्तुएं, ऐसी परिस्थितियाँ किसानों को बहुत हद तक विद्रोही बनाया। किसानों ने इस परिस्थिति में अपने आप को एकजुट किया और तत्कालीन जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन किया। मोटा रूप में देखा जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में देखेंगे। पहला चरण 1896 से लेकर के 1915-16 तक। उसके बाद द्वितीय चरण 1915-16 से लेकर के 1926-27 तक और तृतीय चरण 1926-27 से लेकर के 1941 तक हम देखेंगे। यानी कि ये विद्रोह जो है 3 चरणों में भड़का। विद्रोह 3 चरणों में हुआ
अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने इस विद्रोह का संभाला और किसानों की हेल्प करी और किसानों के नेता के रूप में आगे आए। पहले चरण को देखते हैं हम। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में एकत्र हुए और उन्होंने जागीरदार के अत्याचार एवं शोषण से छुटकारा पाने के संबंध में विचार विमर्श किया और ये बातचीत जो है वो होकर के इन्होंने 2 व्यक्ति चुने जो कि महाराजा के पास जाएंगे और किसानों की स्थिति के बारे में बताएंगे और उनका समाधान ढूंढेंगे। 2 व्यक्ति थे नानक जी या नानजी और ठाकरी पटेल। ये दोनों महाराजा फतेह सिंह के पास जाते हैं और वो उदयपुर आते हैं। लंबे समय तक कुछ 6-7 महीने तक उदयपुर में रुकते हैं और महाराणा ने इनकी बात को सुनकर के हमीद हुसैन को जो है वो जांच के लिए बिजोलिया भेजा। तो ये हमीद हुसैन इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको देखना है। हमीद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायतों को सही बताया। हमीद ने भी किसानों की जो शिकायतें थी सही बताया और रिपोर्ट के आधार पर महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी दी और लागत जो है वो कम करने के लिए बोला और इसके अलावा जो है ठिकाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। महाराणा ने जागीरदार को इतना ही बोला कि लागतें कम कर दो। मेवाड़ राजा द्वारा ठिकाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से राव कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ गया और उसने नानजी और ठाकरे को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया, यानी कि वहाँ से भगा दिया। और राव ने अपनी चतुराई से किसानों के गुट को एकता को जो कमज़ोर कर दिया। उसने 1899-1900 के अकाल के दौरान कुछ किसानों को श्रम नहीं करने पर भी अनाज की सहायता दी। कुछ प्रमुख किसानों को, जिनमें पटेल, नंबरदार, वो अपना अंगरक्षक बनाया, अन्य कृषकों या उनसे अन्य किसानों से पृथक कर दिया, यानी कि ये उसकी एक कूटनीतिक चाल थी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने एक नई लागत लगाई, नया कर लगाया जिसका नाम था चंवरी कर, यानी कि प्रत्येक कृषक को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये चंवरी कर के रूप में ठिकाने को देने होते थे। तो किसानों को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा, किसानों में रोष पैदा हुआ और इस रोष के चलते किसानों ने 2 साल तक अपनी कन्याओं के विवाह भी नहीं करवाए। 1905 में किसान 200 विवाह योग्य कन्याओं को लेकर के राव के पास पहुँचते और चौरी से मुक्त करने की प्रार्थना करते, लेकिन राव उनके साथ में अभद्र व्यवहार करता है। फिर किसानों ने किसी भी प्रकार की खेती नहीं की और वो सीमावर्ती राज्यों में जाने लगे, जिससे राव घबरा जाता है और चौरी कर को वापस लेता है और वापस लेते ही चौरी कर को आधा करने की बात करता है कि चौरी कर का लगान जो है वो आधा किया जाता है। इस प्रकार ये पहली किसानों की जीत थी जिससे राव थोड़ा बहुत झुका था। यह आपको लगान पूछा जा सकता है कि लगान कितना कम किया था, तो आधा कम कर दिया था, आधा 1/2 से लेकर 2/5 कर दिया था। उसके साथ कुछ और जो लागतें भी समाप्त की थी राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह मर जाता है। उसके बाद में 1906 में पृथ्वी सिंह जो है बिजोलिया का जागीरदार बनता है, लेकिन पृथ्वी सिंह भी राव कृष्ण सिंह के जैसे व्यवहार करने लगा। वो भी किसानों से ज़्यादा लाग बाग लेने लगा। उसने एक तलवार बंदाई या तलवार बंदी नामक एक नई लागत लगा दी और 1905 में जो कृष्ण सिंह ने जो रियायतें दी थी उनको वापस से लागू कर दिया, यानी कि उन रियायतों को समाप्त करके कर लागू कर दिया। करों में पुनः वृद्धि कर दी और कठोरता से वसूल करने का आदेश भी दे दिया। गन्ने का लगान दुगना कर दिया और बहुत ज़्यादा उसने सख्ती भी कर दी। तो इस प्रकार जो है नए जागीरदार ने भी किसी प्रकार की कोई रियायत किसानों को नहीं दी। इससे किसान और ज़्यादा परेशान हो गए और आंदोलन करने के लिए उठ खड़े हुए। तो राव की नीतियों के खिलाफ साधु सीताराम दास ने जो
किसानों के पक्ष में एक सभा करते हैं और उनके नेतृत्व में 1913 में किसान पृथ्वी सिंह से मिलने बिजोलिया पहुंचते हैं, लेकिन पृथ्वी सिंह ने किसानों से मिलने से मना कर दिया। 1913 ईस्वी में इनके नेतृत्व में लगभग 100 किसान राव पृथ्वी सिंह से मिलने बिजोलिया पहुंचे, मगर राव ने किसानों से इनकार कर दिया, यानी मिलने से इनकार कर दिया। अतः किसानों ने ज़मीन को पड़त रखने का निर्णय लिया, यानी कि किसी प्रकार की खेती नहीं करना। पड़त रखने का मतलब किसी भी प्रकार की ज़मीन पर खेती नहीं करना। 1913 ईस्वी में किसानों ने उपरमाल की भूमि पर हल नहीं चलाए और पड़ोसी राज्यों में खेती की भूमि पड़त रहने से ठिकाने को हानि हुई, जिससे क्रोधित होकर राव ने दाम जो है वो रावे अपनाया। सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया एवं अनेक किसानों को जेल में डाल दिया। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया, यानी बिजोलिया से बाहर भेज दिया। इन्हीं दिनों महाराणा के लाडपुरा आने पर किसानों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, मगर उनकी महाराणा से मुलाकात नहीं हो पाई, यानी कि किसानों ने महाराणा से शिकायत करनी चाहिए फिर भी नहीं हो कर पाए। इससे किसान नाराज हुए या निराश हुए और आंदोलन में शिथिलता आ गई। 1914 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क होने से जागीर का प्रशासन महाराणा के नियंत्रण में चला जाता है। राजा की ओर से अमर सिंह राणावत को ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक की किसानों के प्रति सहानुभूति थी, अतः महकमा खास के 24 जून 1914 के आदेशानुसार किसानों को कुछ रियायतें दी गई, जिनमें लगान घटाकर 2/5 के स्थान पर 1/3 कर दिया, ताकि हल्का व पुला लागतें समाप्त कर दी गई। महुआ की उपज का 1/2 के स्थान पर 1/3 भाग लेना निश्चित किया गया तथा किसानों को अपने निजी उपयोग के लिए खेत से बबूल का पेड़ काटने का अधिकार भी दिया गया। इस प्रकार कुछ रियायतें देने से किसान जो है वो थोड़े खुश हुए। किसानों का यद्यपि ये आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाया था, कुछ हद तक जो है किसानों की मांगे नहीं मानी गई और पहला चरण जो इस प्रकार समाप्त होता है। अगले वीडियो में देखते हैं इसका दूसरा चरण। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।